अभी हम पहले बात करेंगे कि कम्युनिकेशन का फायदा कहां कहां पर है। देखो, सोशल रिलेशन को मेंटेन करने में फायदा है कि नहीं है? आप अच्छा कम्युनिकेशन जानते हैं तो सोशल कम्युनिकेशन अच्छा होता है, यानी नेटवर्किंग अच्छी होती है। अच्छी नेटवर्किंग का मतलब कि यू कैन मेक योर सर्कल, तो क्या हो जाएगा? लीडरशिप मजबूत होगा ना, यानी लीडरशिप में आपको हेल्प करता है ये। कम्युनिकेटर अगर अच्छे हैं तो यू कैन बी अ गुड मोटिवेटर, अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। मोटिवेटर मोटिवेशन में रोल प्ले करता है। आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर भी अच्छे होंगे, है ना, यानी आप समस्याओं का समाधान भी आसानी से कर देंगे अगर आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना आता है तो। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी बहुत बड़ा रोल है। कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत रोल प्ले करती है। इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स, तो आप अपने आप में रूल्स का फॉलो कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो या फिर कहीं आपकी इमेज हो या आपका कहीं रेपुटेशन हो या कहीं पर भी आपकी आइडेंटिटी हो, सिर्फ आपके कम्युनिकेशन से बनती है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा इसका जो रोल होता है ये होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। साथ ही साथ लोगों के साथ आपका संबंध भी कम्युनिकेशन से ही तय होता है। अगर इंटरपर्सनल रिलेशन की बात करें तो किससे होगा भाई? कम्युनिकेशन से ही तो। अगर हम आपकी बात सुनेंगे और आप हमारी बात सुनेंगे, जब एक दूसरे के साथ हम प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा संबंध अच्छा बनेगा ना। लेकिन अगर आप हमसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो फिल्टरिंग शुरू होगी ना, कोई तीसरा ही आके बताएगा आपको हमारे बारे में और हमें आपके बारे में, तो वो जो बताएगा वही आप जानेंगे। लेकिन अगर आप सीधे हमसे कम्युनिकेट करेंगे तो मेरे बारे में जानेंगे, आप जान पाएंगे कि आखिर में किस प्रकार की पर्सनालिटी, किस प्रकार का व्यक्तित्व है। लेकिन अगर नहीं ऐसा करेंगे तो इंटरपर्सनल रिलेशन खराब होगा। साथ ही साथ अगर हम कम्युनिकेशन की एक और खास बात देखें तो कम्युनिकेशन किसी प्रकार से इमोशनल मैनेजमेंट में भी आपको मदद करता है। कोई बहुत दुखी हो और आपने अपने कम्युनिकेशन से उसको थोड़ा सा सांत्वना या एम्पैथी आपने प्रेजेंट करी तो क्या होगा? इमोशनल मैनेजमेंट होगा ना। साथ ही साथ अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ही एनर्जेटिक रखना है तो न्यू इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन के माध्यम से संगठन के अंदर लाना पड़ेगा ना, लोगों तक उन इंफॉर्मेशन को पहुंचाना होगा ना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिविटी में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। संगठन के भीतर डिसिप्लिन मेंटेन करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। बिना कम्युनिकेशन के क्या डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि इसकी बहुत बड़ी भूमिका डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी है। अनुशासन को बनाने में भी कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। अब बिना कम्युनिकेशन के क्या, चाहे वो आपको युद्ध करना हो, मारपीट करनी हो, या आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाना हो, या आपको घर चलाना हो, तो क्या बिना प्लानिंग के कोई काम कर सकते हैं? प्लानिंग क्या बिना इंफॉर्मेशन के कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन क्या बिना सूचना या बिना किसी संचार के या बिना कम्युनिकेशन के आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। यानी कि चाहे प्लानिंग हो, प्लानिंग प्रोसेस, या किसी को ऑर्डर देना हो, आदेश देना हो, तो कब देना है आदेश, कितना देना है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार क्या देना है, ये जब तक नहीं ध्यान दोगे तब तक क्या आदेश माना जाएगा? कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वी आर इन द क्लास, मैं आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ा रहा हूं, ये अभी मैं कहूं कि डिसीजन में ये आंसर आपको लिखना है, नाउ दिस ऑर्डर विल बी एक्सेप्टेड। मैं कहूं खड़े हो डांस करो, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्टेक्स्ट, इसको आप फॉलो करोगे, मानोगे? इम्पॉसिबल नहीं। इसी प्रकार कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो आपने लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, भाई हियर वी आर इन फॉर्मल रिलेशन से, तो हमें जो ऑर्डर भी देना है, जो कम्युनिकेशन करना, फॉर्मल करना है ना, हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम यहां पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं अगर, तो इसकी दो संभावनाएं बन सकती हैं। अगर हमारे और आपके बीच में ट्रस्ट बहुत अच्छा है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बॉन्ड को मजबूत भी कर सकता है। लेकिन अगर हमने बॉन्ड अच्छा नहीं है
तो मेरे द्वारा यूज किए गए इनफॉर्मल शब्दावलियों का इस्तेमाल जो मैंने किया है, नेचुरल सी बात है, आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग भी जनरेट कर सकता है। यानी कि अल्टीमेटली फॉर्मल कम्युनिकेशन हो या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, ये लोगों के बीच अंतर संबंधों को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ ही साथ किसी भी आदेश या किसी भी निर्देश का पालन करने या न करने के मौके भी कर देता है। तो प्लानिंग प्रोसेस में इसकी बड़ी भूमिका होती है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि कई सारे ऐसा होता है कि लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, तो हाई मोरल आप कैसे फॉलो प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपका मनोबल ऊंचा हो सकता है। मनोबल और मोटिवेशन में अंतर होता है। मोरल आपका हाई तब होता है व्हेन इन द वर्क प्लेस, अगर काम का है तो वर्क प्लेस पर आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है तो तब हाई मोरल होता है। मोटिवेशन इज इनर ड्राइव टू डू समथिंग। ये जो अभिप्रेरणा होती है ना, मोटिवेशन, वो आपकी इनर ड्राइव है। वो इनर ड्राइव हम जनरेट कर सकते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तब मोटिवेट हो जाते हैं। यस, इफ आई हैव एबिलिटी आई कैन डू इट। और व्हेन यू आर मोटिवेटेड ओनली देन मोरल विल बी हाई। लेकिन मोरल किसी का हाई हो, मनोबल ऊंचा हो, तो वो जल्दी हम प्रेरित हो जाता है। लेकिन अगर मनोबल ही डाउन है तो उसे मोटिवेट करना आसान नहीं है। तो कम्युनिकेशन से आप उच्च मनोबल को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में आपके एनवायरनमेंट से आता है। मोटिवेशन अंदर से आता है, जबकि मनोबल कहां से आता है? एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट से आता है मनोबल। अगर वर्क में कोई आपकी चुगली कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि इनको उसी काम के लिए 50,000 रुपए या 30,000 मिल रहा है, मुझे उसी काम के लिए 15,000 मिल रहा है, आपका मोरल डाउन। हम आपका पैसा ना बढ़ाएं, हम सिर्फ इतना करें कि देखो बेटा, वो यही काम को पिछले 5 साल से कर रहा है, तुम अभी आए हो, तुमको सीखना है, तुम 1 साल में तुम्हारे पास क्षमता उतनी है, वही काम तुम भी कर रहे हो, लेकिन उसके पास आपसे ज्यादा समय का अनुभव है, और वो अनुभव, चलो आप उससे ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी आपका सीनियर है, उसने 5 साल 4 साल संगठन में निकाला है, इस कारण उसकी सैलरी ज्यादा है। आज किसी भी लेवल पर कहीं पर भी आप अपने फैमिली में, बच्चे दो अलग अलग होते हैं, और कभी कभी उनका मनोबल बहुत कम हो जाता है कि पापा मेरा नंबर खराब आ गया, कुछ भी आ गया। फैमिली में देखते होंगे, कई आपके भाई बहन होंगे जो कि कई बार लो मोरल में चले जाते हैं। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि इनके साथ पार्सिटी हो रहा है, भैया को तो ज्यादा मिलता है, बहन को लगता है कि हमको मिलता ही नहीं है, या कुछ भी, क्योंकि पेरेंट पास तो लिमिटेड है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनकी नजर में जो जिस लायक है उस लायक को उसको देते। कि आप कैसे करें कम्युनिकेशन, कब करें और किस तरीके से करें, कब अपने पिच और अपने टोन को आप रिड्यूस करें। कभी भी अगर आपसे गलती हो जाए और आपका अंतरात्मा कह दे कि आपने गलत किया, तो तुरंत क्षमा मांगने से एक भी मिनट मत हिचकिए। ये संचार का जो जो ब्रह्मास्त्र के बाद एक आग्नेयास्त्र होता है ना, वो ये कि अगर आपसे गलती हो, डोंट हेजिटेट कि अरे मैं माफी मांगू, कैसे मांगू, शर्म आ रही है। जिसको अपनी गलती स्वीकार करने में शर्म आई, वो जिंदगी में कभी अपनी गलती को दूर या अपनी कमियों को दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए कम्युनिकेशन करते समय नियम जो रखी कि आपको अपनी गलती को स्वीकार करने में मिनट नहीं लगनी चाहिए। दूसरों में गलती ढूंढने के बजाय खुद में गलती ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के अंदर आप गलती ढूंढकर कुछ नहीं कर सकते, अपना दिमाग ही खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद में गलती ढूंढेंगे तो आप उस परिस्थिति से बच सकते हैं। अगर किसी ने आपसे लड़ाई की तो गलती ढूंढे कि मैं क्यों इससे भिड़ा, मैं क्यों कीचड़ में कूदा। ये जो कीचड़ को मत बताओ तो बड़ा गंदा है, वो तो गंदा होगा ही, कीचड़ है वो तो। और आप ये कहो कीचड़ था, कीचड़ था, अरे कीचड़ नहीं था, आप बेवकूफ थे, आप कीचड़ में गए। तो इसलिए आपको खुद की गलती को आइडेंटिफाई करना है, कोशिश करना है उन नेगेटिव सिचुएशन से आप बचें, और साथ ही साथ हमेशा उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट का हिस्सा बने जो कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य, आपके मोटिवेशन और आपके मोरल को हाई करने में आपको मदद कर सकता है। Whenever you feel that this situation is not according to your own perspective,
ये कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है जिसमें आपको होना चाहिए, तो डोंट हेजिटेट टू लीव दैट कॉन्टेक्स्ट, उसे तुरंत आप छोड़ दीजिए। अगर आप कहीं ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां पर आपके विचारों के अगेंस्ट विचार वाले लोग हैं, तो वहां पर डोंट indulge yourself in any kind of argument, in any kind of conflict, in any kind of negative communication. Even you can adjust in that situation only. आप अपने विचारों में परिवर्तन किए बिना भी वहां रुक सकते हैं। आप पूरे, अगर मान लीजिए 50 लोग एक विचार के हैं और आप अकेले एक दूसरे विचार के हैं, तो यहाँ पर उनके विचार में घुस जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उन्हीं का विचार अपना लीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप बात करिए तो कॉन्ट्राडिक्शन मत करिए। आप ये मत कहिए कि उनका विचार बेकार है या आपका विचार अच्छा है। आप सिर्फ ये बोलिए कि माननीय सदस्यों का विचार अच्छा हो सकता है, उसके कई अपने अपने महत्व हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, मैं ये मानता हूं, और ये जो बाकी विचार हैं ये भी अपना महत्व रखते हैं, इनका जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपयोगिता है, लेकिन मेरी नजर में ये चीज बेहतर है। यानी कि सिर्फ आप अपने कहने का तरीका बदल लीजिए। आप किसी को फॉलो करके फॉलोअर बन जाइए, आप किसी के पिछलग्गू बन जाइए। आई एम नॉट सेइंग दिस, क्योंकि ये कहने से आप अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। लेकिन दुश्मनी भी अगर किसी के साथ आप नेगेटिविटी भी दिखा रहे हैं, तो वो भी बड़े ही रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ में होना चाहिए। इससे आप अपनी लाइफ में कभी भी असफल नहीं हो, ये बात की गारंटी। अकेले दम पर आप चीजों को संभाल लेने की क्षमता रखेंगे, किसी प्रकार के द्वंद्व, किसी भी प्रकार के संघर्ष से आप बच पाएंगे, क्योंकि वो संघर्ष आपको दो तरफ ले जाएगा। या तो आप संघर्ष का हिस्सा बन जाइए और खुद अपनी लाइफ को एक संघर्ष बना दीजिए। दूसरा, या तो आप संघर्ष को ओवरकम करने के लिए बैकड्रॉप हो जाइए, यानी कि फिर वहां से ह्यूमिलिएट हो जाइए। अगर इंडल्ज होंगे तो दो ही तो होगा, या तो भागेंगे या तो मारेंगे, यही तो करेंगे। तो बेहतर अवॉइड करिए ना भागने की जरूरत पड़े ना मारने की जरूरत पड़े, क्योंकि भागेंगे तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि मैं तो भाग गया, मैं तो कायर हूं। और अगर आप उसको मारने में लग गए तो शायद आपकी अस्तित्व ना बचे। तो बेहतर है कि आप अवॉइड करिए। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है समटाइम नॉट टू कम्युनिकेट। ये भी एक प्रकार का संचार होता है, कि संचार का एक बहुत अच्छा तरीका है कि संचार ही ना करें, ये भी, यानी मूक हो जाए, चुप हो जाए। चुप होना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संचार माना जाता है। तो इस प्रकार देखें तो हाई मोरल, ये सब कम्युनिकेशन से एंश्योर होता है। तो कम्युनिकेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, मोटिवेशन में, हाई मोरल में, लाइफ में जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में, इन सब में कम्युनिकेशन की बड़ी भूमिका होती है। तो ठीक है, दिस इज द यूज इन अवर लाइफ, सोशल रिलेशंस में। तो इस प्रकार से लाइफ में सोशल इंटरेक्शन में आप समय पर लोगों की बातों को सुनकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन उनका मूल्यांकन मत करिए। दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। उनका मूल्यांकन मत करें कि वो कैसी हैं, वो दीदी ने ऐसा क्यों कह दिया, वो दीदी के उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, उनके पापा ने ऐसा क्यों बोला, या पापा के दोस्त हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। डोंट इवेल्युएट जस्ट लाइक पीपल। उन्होंने जो कहा, अगर आपको कहीं से लगता है कि हाँ कहीं आपने इसमें से कोई गलती की, तो जस्ट टेक इट इनटू कंसिडरेशन ओनली। किसने कहा, डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन। लेकिन जो कहा, अगर लगता है कि आपको कि हाँ ये गलत है, तो आप उसे सुधार कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है नहीं ये खाली ऐसे कहा गया, तो बस इधर सुनो, इधर से निकालो। दिस इज द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये है कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस, महत्व। ठीक है, चलिए आइए आगे आते हैं। अगला इसका सब टॉपिक है दैट इज डिसीजन मेकिंग, निर्णयन। निर्णय कैसे लिए जाते हैं और निर्णय कैसे लिए जाने चाहिए, लाइफ में कितने प्रकार के डिसीजन हम लोग लेते हैं और उन डिसीजंस के सफल होने के चांसेस कितने परसेंट होते हैं, और किस तरह से डिसीजन लें तो डिसीजन सफल हो, इसकी बात हम लोग करते हैं। डिसीजन मेकिंग, क्या होता है डिसीजन मेकिंग?
इसे हिंदी में बोलते हैं निर्णयन। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस क्या? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव फ्रॉम different available alternative to solve a problem of organization or social, economic, personal problems। निर्णयन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्तिगत, सांगठनिक, सामाजिक या व्यावसायिक समस्या के समाधान के संदर्भ में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेट और चॉइस फ्रॉम डिफरेंट अवेलेबल alternatives टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और लाइफ। संगठन या जीवन के समस्याओं के समाधान के संदर्भ में हमारे पास जितने विकल्प होते हैं उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय लेना कहलाता है। और निर्णय क्या है? निर्णय यानी डिसीजन इज दैट अल्टरनेटिव, वो निर्णय वो अल्टरनेटिव है जिसे हमने समस्या के समाधान के लिए चुना है। यानी डिसीजन इज एन अल्टरनेटिव विच हैज बीन selected by the decision maker to solve the problem of the organization। संगठन की समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध विकल्पों में से जिस विकल्प का चयन किया गया है वही विकल्प कहलाता है निर्णय। ठीक है, तो हम डिसीजंस लाइफ में लेते रहते हैं और ये हमारे डिसीजंस जो होते हैं यही हमारी लाइफ में हमारी खुशी, हमारे दुख, हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारे मोटिवेशन, हमारे मोरल, हमारे डिप्रेशन, हमारे डिप्रेमेशन, हर चीज के लिए जिम्मेदार होता है। हमने जीवन में नाम कमाया है या बदनामी, ये मेरे डिसीजन से ही तय होता है। मैंने अगर डिसीजंस गलत लिए तो बदनामी होगी, डिसीजन सही लिया तो नाम होगा। मुझे संगठन को आगे ले जाने में मदद मिलेगी या संगठन में मुझे नुकसान होगा, ये भी मेरे निर्णय पर निर्भर करेगा। अगर बदलते समय के अकॉर्डिंग निर्णय लिया तो संगठन आगे जाएगा, लेकिन अगर हमने समय को ध्यान नहीं दिया और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग निर्णय लिया तो फिर संगठन पीछे जाएगा। मुझे अगर अपने संगठन में प्रॉपर तर्कों का या अपने जीवन में मैंने स्थापित चीजों को नजरअंदाज किया तो मुझे दुख मिलेगा, लेकिन अगर मैंने स्थापित चीजों को देखते हुए निर्णय लिया तो मुझे सुख मिलेगा। स्थापित चीज मतलब अपनी फैमिली, अपने बिजनेस, अपनी सब जो देखते हुए जो निर्णय लूंगा कि मुझे कहीं किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंडल्ज होना है कि नहीं। अगर मैं इसमें अपनी फैमिली, अपने इसको देखते हुए निर्णय लूंगा तो मैं अवॉइड करूंगा, लेकिन अगर मैंने उनको नजरअंदाज कर दिया तो भाई पैसा भी है, पावर भी है, तो कहीं भी इंडल्ज हो सकता हूं, तो क्या दुख मिलेगा? क्योंकि जब तक मेरे पास पैसा है मेरे पीछे सेना रहेगी, जब तक मेरे पास पावर है मेरे एक फोन पे 50 लोग आ जाएंगे क्योंकि उनको अपना काम करवाना है। लेकिन ये समस्या खत्म करेगा? नहीं, समस्या बढ़ाएगा। इससे समस्या क्या होगी? बढ़ेगी। ये कोई सरल प्रक्रिया नहीं है, ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं।
आपने डिसीजन लिया दूसरे की खुशी के लिए कि अगर कि इसको मैं कुछ कर दूं या इनको मैं कुछ करूं जिससे देख के मुझे खुशी होती है, लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। किसके लिए किया? अपने लिए किया ना। अगर मैं किसी को मदद करता हूं, किसी को पढ़ाई में या किसी को किसी चीज में, क्या मैंने उसके लिए किया? नहीं, उसके लिए नहीं किया, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए किया। क्योंकि कोई भी आदमी दूसरों के लिए निर्णय, दूसरा फैक्ट, दुनिया में कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए निर्णय नहीं लेता, और जितने भी निर्णय लेता है अपने लिए। पिताजी आपको पढ़ाने का निर्णय ले रहे हैं, आपके लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि वे अपने लिए ले रहे हैं, क्योंकि वे आपके इस जो फैसला उन्होंने लिया हुआ है आपको पढ़ाने का, वो उन्हें संतुष्ट करेगा कि उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। बिहेवियरल थ्योरी कहती है दुनिया में कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि सेल्फिशनेस इज द बेसिक इंस्टिंक्ट। मैंने इड ईगो सुपर ईगो बताया था, इड बेसिक इंस्टिंक्ट। तो बिहेवियरल थ्योरी कहती है सेल्फिशनेस इज बेसिक इंस्टिंक्ट। हर कोई स्वार्थी है, मां भी हाई लेवल की स्वार्थी है, मदर हाई लेवल की स्वार्थी होती है। बिहेवियरल थ्योरी कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। कैसे? वो कहती है कि वो रात भर जगती है बच्चे को सुलाने के लिए, वो उसको खिलाने के लिए अपना भूखे रहती है। वो स्वार्थी है नंबर एक की, क्योंकि जब बच्चा सोता है तभी उसको सुकून मिलता है। वो अपने सुकून के लिए ये कर रही है, वरना बगल वाली का बस बच्चा रोता है, कहती है मर एक घंटा आप इसको खींच। दूसरे का बच्चा रोता है तो जाके लड़ती है, और अपना बच्चा रोता है तो दिल फटता है। तो वो अपने सुकून के लिए उस बच्चे के लिए कर रही है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। तो उसको ऐसा करता देखकर मुझे बड़ी आंतरिक खुशी मिल रही है, आंतरिक शांति मिल रही है। अगर किसी को मैं प्रमोट कर रहा हूं तो मैं उसे प्रमोट नहीं कर रहा हूं, उसको प्रमोट करके साथ मुझे अपना पास्ट याद आ रहा होगा कि किसी ने मुझे अगर प्रमोट ना किया होता तो आज मैं यहां पर ना होता। तो कहीं ना कहीं उस अपने कर्ज को उतारने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे कुछ लोगों ने मदद करके यहां तक पहुंचा दिया, तो मैं भी अगर 4 लोगों की मदद कर सकता हूं, वो भी वहां पहुंच जाएंगे, तो कल ये देख के मुझे संतुष्टि मिलेगी। और इसलिए शायद मैं कुछ लोगों को प्रमोट करता हूं, कुछ लोगों को सहायता करने की क्षमता देखता हूं। क्योंकि अगर किसी ने मुझे, क्योंकि मेरी भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अगर किसी ने मुझे ना दिया होता, ना मैं दिल्ली तक जाकर वहां पढ़ पाया होता, तो शायद मैं यहाँ तक ना आता। ट्यूशन करके जब मैं अपने दिल्ली के खर्चे को चलाता था, तो उस समय मेरे पिताजी ने मेरे को इंडिपेंडेंट होने का मौका दिया। अगर उन्होंने मौका ना दिया होता और वो लगातार भेजते रहते, सब कुछ करते रहते, तो क्या अल्टीमेटली मैं इस सेल्फ उस पे आ पाता? कभी सेल्फ आइडेंटिटी बना पाता? नहीं बना पाता। लेकिन उनको मालूम था कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, और इसलिए उन्होंने पढ़ाने पर फोकस किया, मेरे ऊपर ज्यादा खर्चा करने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा कि क्षमता होगा इसके पास तो कुछ भी कर लेगा। इसीलिए मैं सबकी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करता हूँ। कोई भी मेरे साथ, मेरे यहाँ अगर कोई मेरे इस फैमिली में काम करने भी आता है, उसको मैं पढ़ने के लिए मोटिवेट करता हूँ कि अगर पढ़ाई कर लोगे तो कल को आप जीवन में कुछ भी कर पाओगे। मुझे क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी, मेरे साथ ये काम करके गया है या काम करके गई, लेकिन आज यहाँ पर। इसका मतलब मैं अपने लिए कर रहा हूं। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर एनीबडी एल्स। किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। इसी को बिहेवियरल थ्योरी कहते हैं, और डिसीजन में इसी को इड कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो कुछ भी करेंगे लाइफ में अपने लिए करेंगे। तो जब अपने लिए करना है तब तो सोच समझ के करो, जब अपने लिए कर रहे हो तब तो उसके तथ्यों को देखकर करो। तो इसलिए डिसीजन के ये ग्राउंड्स हैं, और इसी बेसिस पर कई सारे मॉडल निकल कर आए हैं डिसीजन मेकिंग के, जिसमें बाउंडेड रैशनल मॉडल आता है, जिसमें इंट्यूटिव मॉडल आता है, जिसमें आइडियल मॉडल आता है, क्लासिकल मॉडल आता है, विक्टर ब्रूम मॉडल आता है। ठीक है, बहुत सारे गार्बेज केन मॉडल आता है, इंक्रीमेंटल मॉडल आता है, ये सब कई सारे मॉडल्स हैं। लेकिन आपके कोर्स में है जो मॉडल, उस मॉडल का नाम है बाउंडेड रैशनल मॉडल बाय हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रैशनल मॉडल। डिसीजन मेकिंग रेफर्स अ बिहेवियरल प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग रेफर्स अ बिहेवियरल प्रोसेस which refers yeah which involves or used or is used
in selection of the best alternative, selection of the best alternative from among different available alternatives, from different available alternatives to solve the problem of the organization, to solve the problem of the organization. और लाइफ, और लाइफ। निर्णयन वह व्यवहारवादी प्रक्रिया है, निर्णयन एक व्यवहारवादी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी समस्या के समाधान के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत किसी समस्या के समाधान के संदर्भ में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से, उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है, विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। ठीक है। डिसीजन के जो फैक्टर्स हैं, देखिए क्या कहता है डिसीजन मेकिंग में। ये कहते हैं देखो कोई व्यक्ति है, एक मॉडल है जिसे कहते हैं क्लासिकल मॉडल। ये जो व्यक्ति है ये क्या करता है, कहते हैं ये बहुत ही जानकार व्यक्ति है, इंटेलिजेंट, हाईली रैशनल, नो एवरीथिंग। इसको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, ही नोस प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम के संदर्भ में जितने अल्टरनेटिव्स हैं वो भी इसको सारे पता है, और इन विकल्पों में से ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव का चयन करता है, और वही होता है डिसीजन। ये क्लासिकल मॉडल कहलाता है, इसको क्लासिकल मॉडल। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिनी पूरी तरीके से एक रैशनल बीइंग होता है, रैशनल ऑब्जेक्ट होता है वो, और वो जानता है कि समस्या क्या है, उसको समस्या की पूरी जानकारी होती है। समस्या को सॉल्व करने के जितने विकल्प हैं, ही और सी नोज ऑल द अल्टरनेटिव्स, और उसके पास क्षमता है कि वो सभी अल्टरनेटिव्स को प्रॉपरली इवेल्युएट करे और बेस्ट डिसीजन ले, यानी बेस्ट अल्टरनेटिव को चयनित करे जो क्या बनेगा, बेस्ट। लेकिन इसी मॉडल को क्रिटिसाइज किया बाउंडेड रैशनल मॉडल। उसने कहा आप बता रहे हो सामान्यतः होता क्या है, 99.99% केसेस में व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। ये मुझसे बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है प्रॉब्लम, जबकि प्रॉब्लम ये है ही नहीं। वो बात क्यों नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर रही है, प्रॉब्लम ये है। लेकिन जब हम बात क्यों नहीं कर रहा है उस पे जाते तो वो भी प्रॉब्लम नहीं मिलती,
बल्कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारा ईगो या उसका ईगो होता है। प्रॉब्लम बात नहीं कर रहा ये नहीं है, यहां पर भी और नीचे जाइए तो वहां पर हमारा ईगो और उसका ईगो, प्रॉब्लम ये है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है कि ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एंड आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माई फॉल्ट। प्रॉब्लम ये है, और हम उसको अलग अलग तरीके प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उसको ईगो बता रहे हैं, जबकि ईगो को कुछ नहीं, आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और वो अपनी गलती नहीं मान रहा है, या जो भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम माने क्या बैठे हैं कि देखो प्रॉब्लम, हम बात नहीं कर रहे, बात करें कि तुम जाओ कह दो, तुम जाओ कह दो, अरे वो क्यों नहीं बात कर रहा है या वो क्यों नहीं बात कर रही है, लेटर भेज दो, दुनिया भर की चीजें। जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जो रीजन था वो ये था कि मैं जो तरीके से कम्युनिकेट करता हूं वो कम्युनिकेशन का मेथड बहुत इगोइस्ट है, वो उसको समझ में नहीं आता, इसलिए वो बात नहीं कर रहे या नहीं कर रही। तो इस प्रकार से ये कहता है कि इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति, क्योंकि 90% लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते, और अगर वो कभी मानते हैं तो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं अच्छा चलो ठीक है मैं ही अपनी गलती मान लेता हूं। मतलब मैं गलत हूं नहीं, मैं गलती मान लेता हूं। यानी कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते 90% लोग। तो कैसे वो आइडियल व्यक्ति हो जाएगा? आप तो सबके ऊपर अप्लाई कर रहे हो ना ये, कि व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति होता है, संगठन का जो हेड होता है या जो संगठन में लोग मैनेजर्स होते हैं वो आइडियल, वो सब जानते हैं, एवरीथिंग दे नोस, उनको पता है प्रॉब्लम क्या है। लेकिन भैया प्रॉब्लम क्या है इसको जानने के लिए, या प्रॉब्लम क्या है इसको स्वीकार करने के लिए पॉजिटिव अप्रोच भी तो होना चाहिए, जो कि सबके अंदर नहीं होता। लोग अपने नॉलेज, अपनी जानकारी और अपने जो बौद्धिक क्षमता के आधार पर खुद को सुपीरियर मानना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि ये सुपीरियर, बाकी सब इंफीरियर है। तो ऐसे अप्रोच में दूसरों की गलती देखेंगे, अपनी गलती तो मानेंगे ही नहीं, तो कैसे डिसीजन आ जाएगा? उनके लिए फिर वो जो चाहेंगे वही बेस्ट डिसीजन होगा ना, बेस्ट अल्टरनेटिव होगा जिसमें उनका ईगो सेटिस्फाइड हो पाए। लेकिन क्या बेस्ट डिसीजन हो जाएगा? साइमन कहता है दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग, और ये तो कंप्लीटली एक तरह से आइडियल है, प्रैक्टिकलिटी तो कुछ है ही नहीं। उसने कहा वास्तव में क्या होता है, देखिए उसने कहा वास्तव में क्या होता है कि ये जो इंसान है, यानी कि जो ये व्यक्ति या व्यक्तिनी है, ये बहुत आदर्श या बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बौद्धिक व्यक्ति नहीं है। उनका देखो ये व्यक्ति जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, ये कोई इकोनॉमिक मैन नहीं, इनकी तरह इकोनॉमिक मैन नहीं है। इकोनॉमिक मैन सब जानता है और आर्थिक नाप तोल के डिसीजन लेता है, ये नहीं ऐसा। ये कौन है? मतलब ये एक प्रशासनिक व्यक्ति है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है, और इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, लिमिटेशन, इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन है। ऐसा थोड़ा सबको सब कुछ पता होता है, सीमाएं होती ना, हर किसी के ज्ञान की सीमा होगी। अगर मुझे मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी ये आता है, लेकिन उर्दू आती है जरूरी थोड़ा ना है मुझे, यानी कहीं ना कहीं जाके भौतिक लिमिटेशन हो जाएगा ना। आप मुझे इसके बारे में बात करेंगे सब, लेकिन अगर घर में गोत्र और गोत्रों की बात करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना, जबकि ब्राह्मण हो आना चाहिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है गोत्रों में, मेरा इंटरेस्ट नहीं है जाति में, मेरा इंटरेस्ट नहीं है धर्म में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मेरा लिमिटेशन होगा ना उस प्रकार के डिसीजन में। वहां जब मैं डिसीजन लूंगा तो मैं जाति धर्म पर नहीं जाऊंगा ना, अगर मेरा डिसीजन होगा मैं गोत्र और उसके उस पर तो नहीं जाऊंगा ना। लेकिन वही जब मेरे पिताजी लेंगे तो गोत्र देखेंगे, वो धर्म देखेंगे, वो जाति देखेंगे, यानी जब वो लेंगे तो फैक्टर कुछ और हो जाएंगे, मैं लूंगा तो फैक्टर कुछ और हो जाएंगे। अब ये मेरी लिमिटेशन जो है
जिसमें कि मैंने अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर थॉट से बांधा कि भाई जब मैं एक टीचर हूं तो टीचर होकर मैं किसी जाति का व्यक्ति नहीं हो सकता, मैं किसी धर्म का व्यक्ति या किसी पार्टी का व्यक्ति, किसी आइडियोलॉजी का व्यक्ति नहीं हो सकता। यहाँ पे तो मेरा काम है जो जानकारी हो सही सही आप तक परोसना। ये आपका काम है कि आप इवेलुएट करिए कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव डायमेंशन क्या है। मेरा काम है आपको सही गलत जांच करने के तरीकों को बताना, लेकिन खुद जजमेंट देना नहीं कि ये सही है और ये गलत है। इट इज अप टू यू। अगर मैं मान लीजिए पॉलिटिकल डायमेंशन पे आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य, मेरा फर्ज ये नहीं कि मैं बीजेपी का बन जाऊं या कांग्रेस का बन जाऊं या मैं किसी उसका। मेरा काम है सरकार की पॉलिसियों का न्यूट्रल मूल्यांकन करना। न्यूट्रल मूल्यांकन आपको भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में करना पड़ेगा। और आप जब भी शासन, सत्ता और धर्म की बात करते हैं तो आप धर्म विहीन हो सकते हैं, आप जाति विहीन हो सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र विहीन नहीं हो सकते। यानी आप संविधान के अगेंस्ट जाकर कोई बात नहीं कर सकते। तो संविधान हमारी लिमिटेशन हुई कि नहीं हुई? हमें संविधान के अंदर रहकर बात करनी होगी कि नहीं होगी? अगर संसद ने कानून बना दिया कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सरकार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर कर सकती है, या मैं भी कुछ अगेंस्ट बोलूंगा तो मुझे कानून का सम्मान करना पड़ेगा ना। अगर उसके डायरेक्ट बाहर जाकर मैं निर्णय लूंगा तो कहीं ना कहीं मैं रिवोल्यूशनरी या आतंकी या कहीं ना कहीं विद्रोही बन जाऊंगा कि नहीं बन जाऊंगा। तो अगर मैं अपने बच्चों को आईएएस बनाने की बात कर रहा हूं तो मैं रिवोल्यूशनरी तो नहीं बन सकता, मैं विद्रोही तो नहीं बन सकता। अगर मैं इनका कोई पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कराने जा रहा होता फिर तो मैं वो कर सकता था। लेकिन अब मेरी सीमा है। सीमा यह है कि मैं सरकार के कानून, सरकार के अधिनियम, सरकार के द्वारा रचित किए गए संविधान और इन सब के दायरे में रहकर ही बात कर सकता हूं। तो मेरी सीमा हो गई ना। यानी अब मेरी इच्छा कुछ भी हो, लेकिन मुझे संविधान के बाहर जाकर बात नहीं करनी, मुझे देश के कानून के बाहर जाकर बात नहीं करनी। ठीक है, तो अब ये हमारी सीमा, यानी कि बौद्धिक सीमा अब हर व्यक्ति की होती है, लिमिट होता है उसकी बौद्धिकता। कहीं पर धर्म से संचालित, कहीं जाति से, कहीं पे तथ्यों से, कहीं तार्किकता से, लेकिन लिमिटेशन होता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल लिमिटेशन। तो अगर मान लीजिए सरकारी अधिकारी भी हैं, तो अगर बजट आया है कि आपको 2000 रुपए का चेयर खरीदना है, तो अब भले ही आप अरबों का घूस लेकर बैठे हो, लेकिन आप 2010 रुपए का चेयर खरीद नहीं सकते, क्योंकि अलाउड 2000 रुपया ही है। तो फाइनेंशियल लिमिटेशन होती ना, सरकारी कार्यों में बजट एक फाइनेंशियल लिमिटेशन है कि नहीं? तो ऐसे में अगर कोई अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन निर्णय लेगा तो वो हो सकता है 2500 रुपए का बहुत ही मजबूत, बहुत ही बेहतर चीज मिल रही हो, लेकिन बजट 2000 के अंदर का अलाउड है। और साथ ही साथ जो भी बिड लगाएंगे आप, यानी बिड आप जारी करेंगे, उस बिड में जो न्यूनतम रेट लगाएगा उसी से आपको लेना पड़ेगा। अधिकतम वाला हो सकता है बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन न्यूनतम वाला आपको सिलेक्ट करना है। तो ऐसी स्थिति में लीगल लिमिटेशंस भी है, कानूनी लिमिटेशन भी है। लीगल, साथ ही साथ इसके अपने टेम्पोरल डायमेंशन भी होते हैं। समय के अंदर डिसीजन लेना है, अगर थोड़ा समय हमको और मिल जाता 4 दिन का तो और अच्छा डिसीजन हो जाता, लेकिन चूंकि टेम्पोरल, समय, समय सीमा, कल्चरल, जिस कल्चर से मैं आ रहा हूं उस कल्चर का प्रभाव मेरे निर्णय पर जरूर होगा। भले ही मैं कितना पढ़ा लिखा क्यों ना सही, लेकिन कल्चर से बाहर जाकर बात नहीं कर पाऊंगा। साथ ही साथ सोशल, अधिकारी समाज से आ रहा है, समाज में उसकी रेयरिंग हुई है, जाति समाज की सत्यता है। तो नेचुरल सी बात है, जो अधिकारी आएगा वो निर्णय लेते समय जाति और धर्म से कुछ हद तक प्रभावित तो होगा। उसका अपना डिसीजन कहीं ना कहीं जाति और धर्म से प्रभावित होगा, यानी उसके डिसीजन को ये फैक्टर प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकल, सरकार की नीतियों के बाहर तो जाकर कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे ना। अधिकारी हो तो सरकार की नीतियों के अंतर्गत जाके डिसीजन लोगे। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन सीमित है तो डिसीजन, और इंफॉर्मेशन अबैंडेंट है तब डिसीजन, दोनों में अंतर होगा ना। तो इस प्रकार से अवेलेबल इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ रिलीजियस, जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं वो भी
इस व्यक्ति की रैशनैलिटी पर असर डालेंगे। यानी कि व्यक्ति कितना रैशनल है और कितना इरैशनल है, उसको ये फैक्टर प्रभावित करेंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति की जो तार्किकता है वो सीमित हो जाती है इन फैक्टर्स के कारण। इसीलिए ये व्यक्ति कंप्लीट रैशनल व्यक्ति नहीं है, कंप्लीटली रैशनल नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की रैशनैलिटी कैसी है, बाउंडेड। इन फैक्टर्स के कारण किसी व्यक्ति की जो रैशनैलिटी है ये कैसी हो गई, बाउंडेड हो गई, सीमित हो गई, सीमित तार्किकता। और सीमित तार्किकता के आधार पर भैया बेस्ट डिसीजन कैसे ले लोगे, जब आपके पास उतनी जानकारी ही नहीं है, आपके पास सारे विकल्प की जानकारी ही नहीं है, आपके पास सारे विकल्प पर विचार करने का समय ही नहीं है, आपके पास सारे विचार के लायक फाइनेंस ही नहीं है, सारे विचार के लायक या सारे विकल्पों के लायक, तब तो भैया जो दिया गया बजट है, दिया गया समय है, आपके पास दी गई जितनी बौद्धिक क्षमता है, उसके अंतर्गत रहते हुए तो निर्णय लोगे। इसका मतलब अगर मान लिए 20 विकल्प थे, लेकिन आर्थिक कारणों से 10 विकल्प निकल गए उसमें से, दूसरी आपके अपने जो समय सीमा के कारण 4 विकल्प और निकल गए, आपके पास 4 ही विकल्प तो बचे, 6 विकल्प तो बचे। अब इस 6 विकल्प में से आप कोई विकल्प चुनेंगे तो इसमें आपकी अपने परसेप्शन, आपकी अपनी बौद्धिकता, आपका अपना अनुभव ये भी तो मायने रखेगा। और अल्टीमेटली जो 14 विकल्प इसमें से निकले हैं, हो सकता है बेस्ट उसमें से कोई रहा, लेकिन चूंकि आपके पास आर्थिक सीमा है, आपके पास समय का अभाव है, आपके पास विशिष्ट तरीके से काम करने का अनुभव नहीं है, इसके कारण आप अब 6 विकल्प के अंदर ही विकल्प लेंगे। तो आप जितनी आपकी क्षमता के अंदर है उसमें से आप बेस्ट लेते हैं, लेकिन वो बेस्ट नहीं है, वो क्या है, सैटिस्फाइसिंग। क्योंकि अगर 20 में लिया होता आपने तब ये बेस्ट होता, लेकिन चूंकि 14 तो निकल गया क्योंकि उतना पैसा नहीं है आपके पास, और या समय नहीं है आपके पास, या उसके संदर्भ में आपके पास प्रभावी अप्रूवल नहीं है, कानूनी स्वीकृति नहीं है। तो इसलिए इस बाउंडेड रैशनैलिटी के आधार पर जो डिसीजन लिए जाते हैं इसे क्या बोलते हैं, बाउंडेड रैशनैलिटी के आधार पर लिए गए डिसीजन को बोला जाता है सैटिस्फाइसिंग डिसीजंस। सैटिस्फाइसिंग डिसीजन, ये जो सैटिस्फाइसिंग डिसीजन है ये अपने संदर्भ में हम सभी लोग लेते हैं, हम में से कोई भी बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाता। जैसे मान लीजिए मुझे किसी के लिए डिसीजन लेना है, उसके साथ अगर मेरा अटैचमेंट ज्यादा है तो फिर मैं उसकी 2-4 गलतियों को माफ कोई नजरअंदाज करूंगा, ठीक है, तो फिर से कोशिश करो। लेकिन अगर आपका अटैचमेंट कम है तो आप कहोगे भाई दूसरे को विकल्प देखो, ये नहीं कर पाएंगे, दूसरे को देखो। यानी कि आपका निर्णय एक फैक्टर से बदल रहा है, इमोशनल फैक्टर। यानी कि जो इमोशनल कारक है ये भी एक बाउंडेड वो बना देते हैं, और इमोशनलिटी के कारण आप अब किसी एक कम अच्छे डिसीजन को भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उसका वो डिसीजन जो ले रहा है वो आपसे कनेक्टेड है, नेपोटिज्म। तो ये सब फैक्टर्स व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति इनसे बचकर कोई डिसीजन नहीं लेता। और इसलिए ये कहना कि इसे प्रॉब्लम पता है, भैया इसको प्रॉब्लम कैसे पता होगा, जब ये साइकोलॉजिकली अपने आप को ही सही मान रहा है। मनोवैज्ञानिक सीमाएं, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ये सब फैक्टर जब इसको प्रभावित करे तो वो तो खुद को मानेगा नहीं गलत। तो प्रॉब्लम तो पता होना इम्पॉसिबल है कि हर समय उसको प्रॉब्लम पता हो, ये उसको संभव नहीं है। जब तक कि वो अपनी कमियों को या उसकी कमियों को नहीं मिनिमाइज कर दिया जाएगा तब तक ये प्राप्त कर पाना संभव
उनका ठीक है, होना यही चाहिए। ये प्रॉब्लम पता हो, सारे अल्टरनेट पता हो, उनमें से बेस्ट। लेकिन क्या आंख बंद कर लेने से रात हो जाती है? आंख बंद कर देने से रात नहीं हो जाती है। तो अगर हम नजरअंदाज कर दें इन कमियों को, तो उससे ये आदर्श नहीं बन जाएगा। आदर्श बनने के लिए इन कमियों को कम करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस प्रकार का डिसीजन हो, तो इनको न्यूनतम करें, खत्म करें। और नहीं कर पाएंगे तो डिसीजन हमेशा सेटिस्फाइंग होगा। अगर हम बेस्ट चाहते हैं या डिसीजन की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो इनको कम करते जाए। इसी को कम करने के प्रयास के तहत सीसैट लागू किया गया, पेपर 4 एथिक्स लागू किया गया, जिससे जो पर्सनालिटी के लिमिटेशन है उनको दूर किए जा सकते। लेकिन खत्म तो नहीं कर सकते, चाइल्ड रेयरिंग को खत्म तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हो। इसका मतलब कभी भी व्यक्ति इकोनॉमिकली बेस्ट डिसीजन लेने वाला व्यक्ति नहीं, वो समय के अनुसार जो उसकी समस्या का समाधान कर दे, खाली ऐसे निर्णय लेने का कोशिश करता है। अगर मेरा काम, मान लीजिए यहां से घर जाना है, कार से काम चल जाएगा मेरा, मैं घर से कार चला जाऊं, मैं उससे लैम्बोर्गिनी से भी जा सकता हूं, या मैं BMW से भी जा सकता हूं, या मैं किसी भी तरीके से छोटी कार, ई कार, किसी से भी जा सकता हूं। लेकिन अब मैं डिसीजन कौन सा लूंगा? भाई आज के समय के अकॉर्डिंग बेस्ट क्या होना चाहिए? कुछ की नजर में बेस्ट होना चाहिए, ई व्हीकल आप लीजिए, पॉल्यूशन नहीं होगा, छोटी कार रहेगी, घर ही तक तो जाना है। लेकिन कुछ के अकॉर्डिंग ये होगा कि अरे ये आपको प्रेस्टीज के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, कुछ के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या सही? मुझे तो खाली घर तक जाना है। लेकिन बेस्ट डिसीजन अगर मेरे बच्चे से पूछेंगे तो कहेगा पापा BMW ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग BMW बेस्ट डिसीजन। क्यों? क्योंकि आप ले सकते हैं, तो आप मना नहीं कर सकते उसको, इसलिए कि हम नहीं लेंगे। लेकिन क्या उचित डिसीजन? अगर मुझे यहां से अपने घर जाना, मैं शिक्षक और एक शिक्षक के रूप में आइडेंटिटी बनानी है, तो आपको सीधा, साफ सुथरा और सिंपल रहने की जरूरत है, कि आपको कॉर्पोरेट बनने की जरूरत है। अगर मुझे कोई बड़े बिजनेस प्रोफाइल में रहना होता, देन दैट वाज मैटर। लेकिन ये तो मैटर नहीं करता ना मैं किस चीज से जा रहा हूं। और ये मैच्योरिटी के साथ बदलता जाता है। जब कम मैच्योरिटी थी तब मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब रहते थे, मैच्योरिटी बढ़ी तो खैर इसकी क्या जरूरत है, ऐसी उनको उठाया। मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा मैच्योर, वो अगर गाड़ी लेट हुई है तो ऑटो पकड़ के चले जाते। लोग उसको देख के नहीं कहते अरे रेस की डायरेक्टर हैं ये जो है देखो ऑटो से जा रहे हैं, ये कहते हैं अरे मैम ऑटो से जा रही हूँ, वो ये कहते हैं। यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो रिक्शे से गई या ऑटो से गई या किससे गई, उसको लगता है मैं घर तक पहुंचू बस। उसके लिए ये सब आडंबर मायने नहीं रखते कि उसके पास क्या है क्या, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई, मैच्योरिटी हाई। यानी कि दिखाता वो है जो वास्तव में डिससेटिस्फाई होता है, लेकिन जो सेटिस्फाई हो जाता है वो कभी दिखाने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए मैं कहता हूं मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा मैच्योर। रतन टाटा को देखा, कभी दिखाया? हजारों करोड़ की संपत्ति, लेकिन एक 25 साल पुरानी कार से चलने वाला। ये क्या दर्शाता है? हर किसी का जो मानसिक स्तर है वो अलग अलग होता है। और कुछ लोग इसको अलग नजरिए से देखेंगे, वो कहेंगे कि अरे कंजूस आदमी। और कुछ लोग जो मेच्योर होंगे वो कहेंगे देखो कोई आडंबर नहीं है, इसे कहते हैं हाई सिंपलिसिटी। ये बहुत सिंपल वो है। कुछ हमको देखकर कहते हैं अरे सर ये अच्छा नहीं था, इससे मत जाइए, अरे आप बदल दीजिए, गाड़ी बदल दीजिए। ये अपनी सोच से वो बता रहे हैं। लेकिन मेरी सोच के अकॉर्डिंग ये भी जाता है। मेरी सोच के अकॉर्डिंग जो छोटी सी कार ही बहुत है, जो मुझे यहाँ से घर से यहाँ तक ले। यानी कि समय के साथ जो अनुभव है वो आपके डिसीजन को प्रभावित करता है कि नहीं करता? समय के साथ डिसीजन आपको प्रभावित करता है, इसलिए इन फैक्टर से आप बच नहीं सकते, और इसलिए आपके डिसीजन समय के साथ बदलते रहते हैं। तो अगर एक ही मुद्दे पर आपको अभी डिसीजन लेना हो और 10 साल बाद लेना हो, दोनों अलग अलग। क्यों? क्योंकि समय के दौरान आपकी नीड बदल जाएगी, इस समय के दौरान आपकी सोच बदल जाएगी, इस समय के दौरान आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशन भी बदल जाएगी, और तब आपके निर्णय बदल जाएंगे। इसीलिए कोई भी निर्णय अच्छा या बुरा नहीं होता। ये स्टेटमेंट है कि कोई भी निर्णय अच्छा या बुरा नहीं होता।
जो किसी परिस्थिति के अनुसार लिया जाता है वही निर्णय अच्छा होता है। जिस परिस्थिति को जो सॉल्व कर सके वही निर्णय अच्छा है। इसलिए परिस्थितियां बदलती हैं तो आपके निर्णय भी बदलने चाहिए। आपको निर्णय लेने में कभी रिजिड होना नहीं चाहिए, क्योंकि रिजिड डिसीजंस आर द बैड डिसीजंस। कारण परिस्थितियां कभी स्टैग्नेंट नहीं रहती, और डिसीजन जो कि परिस्थितियों में लिए जाते हैं तो आपको परिस्थितियों के अनुसार ही चलना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग जब अगले होली के बाद मिलेंगे तब करेंगे। लेकिन ये जाने रहिए कि दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो लाइफ में भी आपको काम आएंगे। बाकी इसको डिक्टेट करके मॉडल सभी हम पढ़ाएंगे, जो मॉडल्स हैं सारे, जिसमें कुछ 6 हैट मॉडल भी है, थिंकिंग हैट मॉडल है, पैरेटो मॉडल है वगैरह, कई सारे टेक्निकल मॉडल भी हैं। हम लोग ये चीजें करेंगे, प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है